गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में पिछले बिफोर लेक्चर में मेरे द्वारा डिफरेंशिएशन वाले कैलकुलेशन पार्ट को मतलब कवर कराया गया था। आज इंटीग्रेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन के वेटेज को आपको समझना पड़ेगा कि मैनली न्यूमेरिकल में या मैनली डेरिवेशन में इंटीग्रेशन क्यों इतना ज़्यादा यूज होता है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल को देख के हम कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाना है या डिफरेंशिएशन लगाना है। कल पिछले क्लास में मेरे द्वारा कवर करवाया गया था कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को कवर किए थे। यहाँ भी बता देते हैं कि इंटीग्रेशन कहाँ लगाते हैं, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन हम वैसे प्रोसेस के लिए लगाते हैं जो कंटिन्यूस हो, मतलब वो विदाउट ब्रेक होना चाहिए। यदि वो प्रोसेस हो रहा है तो हो रहा है, होते जा रहा है, वो मतलब लगातार हो रहा है, वैसे फिनोमिना में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको सबसे पहले कि जैसे कि मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तब हमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताते हैं कि y इक्वल टू बेटा साइन एक्स का ग्राफ ना मेनली ऐसे चलता है, आगे भी चलते रहता है। तो देखो एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 180 जाता है, पाई का वैल्यू एंगल के टर्म में 180 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, कंप्लीट सर्किल यहाँ पूरा होता है। यदि आप देखेंगे इस तरह तो ये 180 है, ये क्या है बताओ 360 है। पाई का वैल्यू 180 होता है तो 2 पाई का वैल्यू क्या होगा बताओ 360, पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा बताओ 90। ये समथिंग ऐसे करते जाना है। तो यदि इंटीग्रेशन से समझना चाहते हैं, यदि ये साइन एक्स का ग्राफ है, इंटीग्रेशन से समझना चाहते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए। जैसे कि मान लो मैं इंटीग्रेशन ये करना चाहता हूँ, ये कहाँ से कहाँ है बताओ, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई रेगुलर फिनोमिनन है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसा कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि बीच में ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है, ग्राफ ऐसा ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जितना भी कंटिन्यूस फंक्शन है दुनिया में, आप जब मैथ में कैलकुलेशन वाले पार्ट में जब स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, तो वहाँ बहुत अच्छे से चर्चा होता है। जितना भी कंटिन्यूस फंक्शन है आपको उसके बारे में बताया जाएगा, लॉग एक्स, ई एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, y इक्वल टू mx, से सारा कंटिन्यूस फंक्शन वो प्रूव करना पड़ता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। आप इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे मैथ में, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं समझा देता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंटीग्रेशन का क्या यूज है इसमें। जैसे देखो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ है बताओ, 0 से 2 पाई तक है, साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन हम इसको अभी मोड में डाल रहे हैं, आपको समझाने के लिए मोड में डाल रहे हैं, और हम इसको बंटवारा करके स्टडी में ला सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ है कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन यदि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में तोड़ दें तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में तोड़ेंगे, एक बार 0 से पाई यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स करेंगे, और फिर देखो 0 से पाई कर सकते हैं और पाई से 2 पाई कर सकते हैं, पाई से 2 पाई कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। आप खुद बताइए कि 0 से पाई जो है साइन एक्स का अगर आप क्या वैल्यू शो कर रहे हैं बताओ, ऊपर में है ना, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई क्या होगा बताओ नेगेटिव। तो हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि 0 से पाई के रेंज में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो मेरा वैल्यू क्या देगा बताओ पॉजिटिव, और ये पाई से 2 पाई के बीच में देख लो, पाई से 2 पाई के बीच में क्या बताओ नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या देगा बताओ ये नेगेटिव वैल्यू देगा। कैलकुलेशन अभी हम लोग सीखे नहीं है, केवल एक डेमो टाइप का यूज बता रहे हैं आपको कि इंटीग्रेशन कहाँ का यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए ये साफ करेक्टर डिसाइड कर रहा है कि 0 से पाई पॉजिटिव वैल्यू है, फिर पाई से 2 पाई क्या बताओ नेगेटिव वैल्यू है, ये साफ करेक्टर डिसाइड कर रहा है। साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होता है, ये भी बता रहा है, किस रेंज में कहाँ तक हो रहा है, यही सब फिनोमिनन के बारे में हम लोग सीखेंगे। मतलब दुनिया में जितना भी रेगुलर ग्राफ है, कंटिन्यूस फिनोमिनन है, उसके बारे में सीखेंगे। जैसे देख लो, मान लो एक कॉपर का रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, इस एंड पर इसका टेम्परेचर क्या है बताओ T1, और इस एंड पे क्या है बताओ T2। यदि इंटीग्रेशन में दिखाना है तो कहाँ से दिखाएंगे इसको बताओ, ऐसे दिखाएंगे, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, यहाँ दिखाएंगे बेटा T1 से T2, यही दिखाएंगे। इस रॉड का टेम्परेचर लोअर लिमिट, मतलब लोअर टेम्परेचर इसका क्या बताओ T1 है, और अपर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है बताओ ये T2 है। मतलब इसका रेंज डिफाइंड कर दिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है बताओ बिलोंग कर रहा है। मतलब इस तरह के फिनोमिनन को, मान लो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो V1 से V2 हो रहा है, मान लो 10 से 20 हो रहा है, तो 10 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या जाएगा 20, या मान लो V1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा V2। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं लास्टली कि सारे रेगुलर प्रोसेस के लिए फिजिक्स में या मैथमेटिकल वाले पार्ट में जो ज़रूरत पड़ता है, वहाँ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है,
और देखेंगे इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखेंगे। अभी तो स्टार्ट किया कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप होम से स्कूल जा रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ लोअर लिमिट में आपका होम लिखा जाएगा और अपर लिमिट में आपका क्या लिखा जाएगा, स्कूल लिखा जाएगा। होम से आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोसेस को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखते हैं। इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखने के पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो टाइप है वो टू टाइप है। इंटीग्रेशन का जो टाइप है वो टू टाइप है। इंटीग्रेशन का सिंबल देखो यहाँ भी लिख दिया, एस टाइप का होता है, मैंने जानते होंगे। इंटीग्रेशन का टू टाइप है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। नाम में ही छुपा हुआ है, वैसा फंक्शन, वैसा प्रोसेस, वैसा कंटिन्यूस प्रोसेस जिसका हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता नहीं हो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मेनली ये होता है इनडिफिनिट। क्या होता है बताओ तो, इनडिफिनिट। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पर बताओ साइन एक्स कर देंगे। यहाँ पर देख लो इसको, मेनली इसको ऐसे करेंगे, बता रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको कैसे दिखाना होता है, देख लो यहाँ पर देखो इसको कैसे दिखाना होता है। जैसे कि मान लो यही है, यहाँ पर हम साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से कहाँ तक है, केवल साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। बताएं कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ रहेगा, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स। तो ये पता चल रहा है कि इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। मतलब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करना है उसको इसी दोनों के बीच में करना है, ये पता चल रहा है। मतलब वैसा इंटीग्रेशन जिसका रेंज हमको लिमिट वैल्यू फिक्स वैल्यू हो तो उसको डिफिनिट बोलते हैं, और जिसका पता नहीं हो, जिसका इंडिकेशन नहीं दिया हो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, तो उसको इनडिफिनिट बोलते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए भी हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं, मेनली दोनों को सॉल्व करने के लिए सिखा देते हैं। अब पहला रूल इसका स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ फार्मूला को लिख के रखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। कि पहला फार्मूला देखो वहाँ dx है, ये रूल है, ये रूल आपको ध्यान में एकदम रखना ही पड़ेगा, एकदम तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये मेनली फिजिक्स में कैलकुलेशन वाले पार्ट में जितना सा इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है ना, मेरे द्वारा उतना मैक्सिमम कवर कराया गया है, उसे मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे देखो पहला रूल क्या लिखा है बताओ, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x होता है। आपको ध्यान देना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज कर देंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। बस केवल अभी आप समझिए करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम और एक क्लास लेंगे तो, ठीक है। अभी आप समझिए कि करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। जैसे मान लो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इसके बारे में और समझते हैं, केवल x के बारे में नहीं समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे dt का, तो इसका क्या होगा t प्लस i। मान लो अगला एग्जाम्पल dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा r प्लस आई होगा। मान लो dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, p प्लस आई होगा। dp का इंटीग्रेशन p, dr का इंटीग्रेशन r, dt का इंटीग्रेशन t, dl का इंटीग्रेशन l। ये सब फिजिक्स में जरूरी पड़ेगा, ध्यान देना है। और ये प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा रूल देखो क्या होता है, याद करता है पहले फार्मूला को देखो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स। इनडिफिनिट सीख रहे हैं तो अपने मन से वो पॉजिटिव कांस्टेंट यूज कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो ज़्यादा तो कुछ और है नहीं। अब देखते हैं ये दूसरा नंबर रूल जो है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर रूल जो है, ये x पर पावर n का इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशिएशन भी x पर पावर n का किए थे। नॉर्मल मैथ सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x पर पावर n प्लस n प्लस 1 होता है, प्लस i होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि मान लो यहाँ पर x पर पावर 5 dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो x पर पावर n है, पहले वाले की तरह भी यहाँ भी n का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, p/q, प्लस माइनस सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है उसको देख के। बताओ यहाँ क्या होगा, x पर पावर 5 है तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हैं बताओ, x पर पावर क्या करेंगे बताओ, n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा बताओ, 6/6 प्लस क्या यूज कर देंगे, i। मान लो दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, x पर पावर -7 dx है, क्या दिक्कत है, n का वैल्यू इस बार क्या है बताओ, -7 है, उसी पे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होगा बताओ, x पर पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर दे देंगे i। यहाँ क्या होगा बताओ, x पर पावर -6 बाय -6 प्लस i लास्ट में आप यूज कीजिए, आप ये रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखते जाइए कुछ क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर कुछ छोटे बड़े एग्जाम्पल को सबको लेंगे हम,
तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट को अच्छे से ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन को, इसमें 4 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सेम फंक्शन इसमें भी वही यूज होगा जो आप डिफरेंशिएशन में यूज कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है ax² bx + c dx, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन हो बेटा या डिफरेंशिएशन हो, दोनों को तो सबसे पहले प्लस या माइनस देख के आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो बताओ इंटीग्रेशन क्या करें, बताओ ax² dx, इंटीग्रेशन करेंगे bx dx, फिर प्लस देंगे c dx, यही करेंगे। अब बताइए a कांस्टेंट फंक्शन है, b कांस्टेंट फंक्शन है, c कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए a कांस्टेंट फंक्शन को क्या करेंगे बताओ, बाहर करेंगे dx हो जाएगा, यहाँ b कांस्टेंट फंक्शन को बाहर करेंगे x dx हो जाएगा, c कांस्टेंट फंक्शन बाहर करेंगे ये हो जाएगा। a है, अब देखो a है, अब इसको x पर पावर n पे सॉल्व करेंगे, जो पहला रूल बताया आपको। x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, n+1/n+1, मतलब x पर पावर n+1/n+1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा बताओ, 2+1/2+1, यहाँ b कांस्टेंट फंक्शन बाहर है, x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है बताओ 1 है, उसके बाद ये क्या होगा बताओ 1+1 c कांस्टेंट फंक्शन बाहर है, c कांस्टेंट फंक्शन बाहर है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में यदि कांस्टेंट फंक्शन रहता था तो उसका आंसर 0 आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट फंक्शन बाहर आता है अकेले रहने के बाद भी, और बशर्ते dx का इंटीग्रेशन आपको पहला रूल सिखा दिया, क्या होता है बताओ x होता है, ये ध्यान देना है। हड़बड़ में गलती नहीं कर देना है कि वहाँ का रटा हुआ यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, थोड़ा सा उनसे कुछ बातें उनसे डिफरेंट होती है, ध्यान देना है। बताओ ये क्या हो जाएगा, x पर पावर 3/3, b x पर पावर 2/2, c x + i, समझ में आया। मतलब तरीका सॉल्व करने का वही है, केवल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। वहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन को बाहर करते थे, यहाँ भी करेंगे। वहाँ भी प्लस माइनस रहता था तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ भी करेंगे। केवल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। एक डिफरेंट ये जानना है कि डिफरेंशिएशन में सिंगल कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन यदि सिंगल भी रहे तो उसको भी बाहर करेंगे, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dr का r होगा, dt का t होगा, ये आप देख चुके। ठीक है, चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाते हैं। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, जिनके रिस्पेक्ट में वो देखते जाएंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और सारा रूल वही रहता है सॉल्व करने का, परेशान नहीं होना है, कोई नया रूल नहीं है यहाँ। ठीक, कोई नया रूल यहाँ नहीं है। जैसे देख लीजिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पर कर रहे हैं, ये 5 sin x है, 4 cos x है, +5 ex है, समझिए ये ex है, ये x है, डायरेक्ट x देते हैं। चलो देखो तो अलग अलग करेंगे, है देखो 5 sin x dx, फिर क्या करेंगे बताओ 4 cos x dx, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ 5x dx करेंगे। ठीक है, 5 कांस्टेंट फंक्शन बाहर करेंगे, पहले अलग अलग कर लिए, 5 कांस्टेंट फंक्शन बाहर कर लिए। साइन x का क्या होता है बताओ, -cos x होता है। यहाँ पर देखो 4 कांस्टेंट फंक्शन बाहर कर लेंगे, cos x का क्या होता है बताओ, sin x होता है, प्लस यहाँ 5 को बाहर करेंगे, 5 को बाहर कर लेंगे। उसके बाद देखो x पर पावर क्या बताओ 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पर पावर n+1/n+1, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 1+1/1+1 प्लस c भी आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, i भी कर सकते हैं, k भी कर सकते हैं। जब अलग अलग बुक को फॉलो करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ये माइनस यहाँ मत रहने दीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा 5 cos x है, ये इंटू में था, ध्यान दीजिए यहाँ इंटू में देख लीजिए, तो यहाँ आगे कर लीजिए, ये 5 cos x हो जाएगा, 4 sin x हो जाएगा, 5x² 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। चलिए इसको बनाइए, गर्मी बहुत है। ठीक है, परेशानियाँ तो होती ही हैं, आप इसको प्रैक्टिस सेशन में ले कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, बनाते रहें, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहें। इनके अलावा भी क्लास के भी नोट्स को देखते रहें। बस ये आप यदि मतलब बहुत ज़्यादा भूल गए हैं तो इस लेक्चर को एक बार देख लेंगे, सारा चीज़ आपको याद आ जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या किए थे हम लोग। और सारा कैलकुलेशन सेम है, और सारा कैलकुलेशन क्या है बताओ, सेम है। ये इंडेफिनिट ही करवा रहे हैं, ये इंडेफिनिट ही करवा रहे हैं। ठीक है, ये इंडेफिनिट ही करवा रहे हैं, और सारा कैलकुलेशन तोड़ने फोड़ने का तरीका सारा सेम रहता है, आप ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक और करते हैं, तो उसके बाद जैसे देखो 4t²
प्लस 4t प्लस 5 है। इस बार इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही लगेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा बताओ, 4t स्क्वायर dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4t dt हो जाएगा, ये 5 dt हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ 4 देखो बाहर हो जाएगा। अब बताओ t पर पावर n है, क्या दिक्कत है, जैसे उस पर बनाते तो उस पर ही बनाएंगे। t पर पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t पर पावर मतलब ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ पर 4 बाहर होगा, t पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, 5 है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, t। जैसे ही सारा इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बाद में यूज कर लेंगे, क्योंकि इनडिफिनिट बना रहे हैं, ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, t पर पावर 3/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, t पर पावर 2/2 हो जाएगा, यहाँ 5t प्लस i हो जाएगा, ध्यान देना है। तो इस तरह आप देख लीजिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, कैसे सॉल्व करना है नहीं करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल डिफिनिट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल देखिए अच्छे से कि कैसे यूज कर रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग। डिफिनिट इंटीग्रेशन में यही अंतर है कि अब आप कांस्टेंट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को यूज नहीं कर सकते आप। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अच्छे से, जैसे कि मान लीजिए इनका क्या रूल होता है जरा समझिएगा। जैसे इंटीग्रेशन है यहाँ पर 1/x dx, समझ गए। एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ तो, log x प्लस आई होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पहले लिखने के लिए छूट गया था, ये ध्यान दीजिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या याद रखिएगा, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, log x होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से आपको सिखा देते हैं कि डिफिनिट कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर देखिए एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे कि मान लीजिए x पर पावर 2 है dx है, ये 0 1 है। इस बार लिमिट डिफाइन कर दिए हैं, लोअर लिमिट की जगह 0 लिए हैं, अपर की जगह क्या लिए 1 लिए। अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग रहेगा, ध्यान देना है आपको। यहाँ क्या करेंगे बताओ, ये क्या होगा, x पर पावर n, मतलब सॉल्व करने का तरीका 100% वही रहेगा जो इनडिफिनिट का था, लेकिन लास्ट में एक लाइन चेंज करेंगे और उसको ध्यान दीजिएगा। x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, x पर पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा बताओ, 2 + 1/2 + 1, ये क्या होगा बताओ, 0 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पर पावर 3/3 हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। इनके बाद जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उनके बाद आपको ये ब्रैकेट वाला काम करना है, लिमिट वाला काम करना है। इसका तरीका होता है, एक बार x के जगह पर एक बार अपर लिमिट को पुट कीजिए और माइनस दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, देखिए एक बार x के जगह पर क्या किया, अपर लिमिट को पुट किए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 अपर लिमिट के जगह पर, इसके जगह और कुछ रहता तो वही पुट करते। यहाँ पर आइए माइनस रूल से दिया जाता है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, रूल होता है कि एक बार अपर लिमिट को पुट कीजिए, फिर माइनस दीजिए, तो माइनस दिए हम। अब एक बार क्या करेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे x के जगह पर। x के जगह पर बताओ एक बार क्या करेंगे, 0 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्यूशन में देखो कैसे लाएंगे बताओ, 1 पर पावर 3 है तो 1 ही हो जाएगा, 1/3 माइनस 0, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका है, समझ गए, यही सॉल्व करने का तरीका है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, मतलब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके माइंड में सेट कर जाएगा कि कैसे बनाना है नहीं बनाना है, परेशान नहीं होना है। बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लीजिए ये 0 से π/2 लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए sin x dx है, समझ गए। देखिए sin x dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 के रेंज में। बताओ sin x का क्या होता है बताओ तो, है तो cos x होता है, और यहाँ पर π/2 है, 0 है। आप ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद क्या करते थे कि x के जगह पर क्या करते थे, अपर लिमिट पुट करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, है देखो माइनस कॉस क्या होगा π/2, ये कर लिए, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट कर दिए, उसके बाद माइनस देते थे, रूल से माइनस देते थे। अब फिर क्या करते थे बताओ, एक बार x की जगह पर क्या करेंगे 0, तो यहाँ पर माइनस कॉस, एक्चुअली माइनस पहले से इसलिए ब्रैकेट ले लिए, नहीं रहता तो नहीं लेते। यहाँ पर देखो माइनस कॉस 0 डिग्री करेंगे। आपको पता होना चाहिए π/2 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, याद रखिएगा, कॉस 90 0 होता है। ये सब टर्म ना आपको याद रहना चाहिए पूरा,
है देखो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 180 वैल्यू क्या होता है बताओ, -1 होता है। मेनली ज़्यादा याद होता है, कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है इसलिए याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -0 लिखने पर फायदा नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ध्यान रखें। इसी तरह सॉल्व करते हैं। यदि मान लो यहाँ पर π/4 रहता तो यहाँ पर π/4 आता, यहाँ पर π/4 आता, तो ये तो ऐसे cos ये 45 के बराबर हो जाता, तो -1/√2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये होता तो वही हो जाता, आंसर का तरीका वही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। अब हम कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपको बनाने के लिए दे देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से बनाएं। या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 से π/2 यहाँ क्या करते हैं बताओ, cos अक्स का ले लेते हैं। क्या करते हैं बताओ, cos अक्स का। cos अक्स का क्या होता है बताओ, sin अक्स। यहाँ पर क्या होगा बताओ, π/2 0। यही करते हैं ना, cos अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, sin अक्स। उसके बाद इसको π/2 0, अपर लिमिट की जगह ऊपर लिख दिया, लोअर लिमिट का वैल्यू ऊपर लिख दिया। अब इस अक्स की जगह पर क्या करेंगे बताओ, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, sin π/2। यहाँ एक बार अक्स की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, 0, माइनस दे के लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, sin 0। बताओ sin 90 की वैल्यू क्या होता है, 1, और sin 0 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो 1 हो जाएगा आंसर। समझ गए। अब थोड़ा सा कुछ और छोटे छोटे पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन है, ये देखिए 1/x dx है, और यहाँ पर ये p1 से क्या है, p2 है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, log x होता है। क्या होता है बताओ, log x। ये p2 से क्या है बताओ, p1 है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस x के जगह पर आप क्या करेंगे बताओ, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, log p2। अब माइनस रूल से देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे बताओ, p1। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इसको log m माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, log m/n लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, p2 बाय क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है बनाने का, ठीक है। और देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इस तरह का, या कुछ भी रहे, इसको ध्यान से समझेंगे कि रूल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाले पार्ट को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन का हम चैन रूल को नहीं बताएं, मेनली इंटीग्रेशन का इतना सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट मतलब समझने से काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में जो भी मतलब कॉन्सेप्ट यूज होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। उनके बाद आपको ये ध्यान देना है कांस्टेंट फंक्शन को यहाँ भी बाहर करना है, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हम 10 क्वेश्चन लिखा देते हैं आपको, जो कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर बार बार इस चीज़ को देखते रहिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को, ठीक। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान देना है। चलिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन को दे देते हैं, आप उसको बनाइए अच्छे से, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो, कैलकुलेशन वाले पार्ट को सीख लें। कुछ डिफिनिट दे देते हैं और फिर कुछ इनडिफिनिट दे देंगे। 1/√x dx को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 4/√x इसको सॉल्व कीजिए आप। dx है, 3 नंबर है। ax² + bx + c/d है, इसको सॉल्व कीजिए। 4 नंबर, इंक भी ख़त्म हो गया, इसका डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर sin x/5 है, dx है, इसको सॉल्व कीजिए। 5 नंबर में है देखो t1 से t2 है, 1/t² dt है, इसको सॉल्व कीजिए। t के फंक्शन में क्या दिक्कत है, यहाँ पर p1 से p2 है और 1/√p है, dp है, इसको सॉल्व कीजिए। मतलब पहले n पर ला लीजिएगा, ठीक है, और x पर पावर n का फार्मूला पे तोड़ के तब लास्ट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए √x, x + 1 है, 0 से क्या है 1 है, ये dx है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। जैसे कि x² + 3 है, dx है, 2 से 4 है। 9 नंबर देख लेते हैं, v1 से v2 है और ये v² dv है। 10 नंबर देख लेते हैं, ये x dx है, ये x1 से क्या है बताओ, x2 है। तो मेनली इतना प्रैक्टिस कीजिए और सारे रूल पे ध्यान दीजिए।
थोड़ा सा एक बात इस पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में फिर से बता देते हैं कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मेरे द्वारा कहाँ यूज किया जाएगा, जहाँ कंटिन्यूस फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं, मतलब ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिना रुके हुए जाना चाहिए। और इंटीग्रेशन के मैनली कैलकुलेशन वाले पार्ट को ध्यान देंगे। पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो बताए थे, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dl का l होता है, dt का t होता है, dr का r होता है, dp का p होता है, ये ध्यान देना है। और दूसरा फिर रूल बताए थे x पर पावर n का इंटीग्रेशन। तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान देंगे कि x पर पावर n+1/n+1। दूसरा है फिर साइन x का माइनस कॉस x होता है और कॉस x का साइन x होता है। फिजिक्स में इससे ज़्यादा यूज होता नहीं है। कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम लोग देख ही लिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन को बाहर करना है। प्योर कांस्टेंट फंक्शन रहे तो यहाँ जीरो नहीं करना है, क्योंकि उसको भी बाहर करके dx के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन x लिखते थे। उसके बाद हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास में एबव 100 क्वेश्चन करवाए हैं इस तरह के, इससे ज़्यादा टफ लेवल का करवाए हैं। यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है। रिवीजन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट केवल सिखा दिए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, या कैलकुलेशन इसका कैसे किया जा सकता है, मेनली माइंड में सेट करने के लिए ये वीडियो है, ताकि आप रिवीजन पर्पज से इसको यूज कर पाएँ एग्जाम के नज़दीक में, या जब आप भूल जाए बार बार हमसे आपको पूछना नहीं पड़े कि क्या है इंटीग्रेशन, कैसे कैसे इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, कुछ फार्मूला याद कीजिए, बस यहाँ 10 क्वेश्चन दे दिए, इसको ही बनाइए। आपके पास कॉपी में पहले से बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसको बनाइए। ठीक है, थैंक यू।